हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं आज की वीडियो, यानी कि हम नेशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं। और ये हमारी इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होने वाली है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाकी बचे चैप्टर्स हैं वो एज फास्ट एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाएं। और काफी छोटे हैं एज कंपेयर टू दिस चैप्टर। मतलब ये लगा लो कि अकेला चैप्टर 3 चैप्टर के बराबर है, 3-4 चैप्टरों के बराबर, इतना लेंथ है चैप्टर। अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फटाफट हम सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन, यानी कि कैसे करेंगे नेशनल कैपिटल को मेजर। तो आजकल जो है ना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इकोनॉमी जिस लेवल से ग्रो हुई है, यानी कि ऑल ओवर जो ग्रोथ देखा गया है पिछले पास्ट 2 सेंचुरीज में और खासकर पिछले पास्ट 2 डिकेड्स में, यानी कि 2000 से लेकर 2020 तक, वो ग्रोथ एक क्या है, काफी रैपिडली ग्रोथ किया है ना। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा आए हैं। हम लोगों ने क्या किया है, एक लैंडलाइन फोन से, कीपैड फोन से लेके एक स्मार्टफोन तक के जमाने में हम गए हुए हैं। यानी कि 2000 से लेकर 2020 में जो तरक्की हुई है वो काफी फास्टेस्ट तरक्की है ना। तो हम लोगों ने काफी टेक्नोलॉजी खुद यूज की हुई है, कीपैड फोन भी यूज किया है, स्मार्टफोन भी यूज किया है, उससे पहले लैंडलाइन वगैरह भी यूज होते थे। तो जब इतनी तेज ग्रोथ हुई है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। यानी कि जितनी चीजें टेक्नोलॉजी बनी है अब इसके हिसाब से कैपिटल भी ज्यादा चाहिए बिजनेसेस को बिजनेस ग्रो करने के लिए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल पर्सन जो है वो इतना पैसा नहीं लगा पाता कभी भी बिजनेस को चलाने के लिए। यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना अकाउंट्स में 3 तरह के वो होते हैं बिजनेसेस। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर्म, तीसरा होता है कंपनी, जब को मतलब कंपनी बना ली। तो अब दिक्कत यह है कि जब इतने बड़े बिजनेस को क्रिएट करना है तो पैसा कहां से आएगा। और पैसा लाने के कुछ तरीके होते हैं, यानी कि आप या तो अमाउंट बोरो कर लो। बोरो कहां से करोगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो बैंक हो गया, आरबीआई हो गई, ठीक है, और भी सेक्टर है जहां से आप बोरो कर सकते हो। तो पहला हो गया बोरो करना। दूसरा बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हो, या फिर एक तरीका होता है कि अपनी इक्विटीज ना लोगों में बांटना शुरू कर दो। इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में लिस्ट करवा देना अपनी कंपनीज को, जिसके जरिए जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो आपकी इक्विटीज को खरीदेंगे और बदले में आपके बिजनेस को पैसा लगाएंगे ताकि आपके बिजनेस को क्या मिले, पैसा मिल जाए। तो ये कुछ तरीके होते हैं बिजनेस के लिए अमाउंट बोरो करने के। लेकिन अब दिक्कत क्या आई, जब अमाउंट बोरो किया जाएगा तो एक बदले में कुछ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक से आपने लोन लिया किसी बिजनेस से, तो उसे बैंक के पास अपने शेयर्स को प्लेज करना पड़ता है। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना पड़ता है। और जब गिरवी रखेगी अपने शेयर्स को तो एक सिंपल सी बात है, अब जो वो एसेट्स है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बैंक्स के पास है। या फिर जब आप किसी भी नॉर्मल पीपल से पैसा लेते हो तो आप बदले में क्या बनाते हो, उसे अपनी इक्विटी होल्डर यानी कि शेयर होल्डर बनाते हो अपनी कंपनी के अंदर। तो अब उसके पास क्या चले गए, उस कंपनी की ओनरशिप। तो जब आप ओनरशिप इतने मल्टीपल्स लोगों के हाथ में है तो बहुत मुश्किल होता है नेशनल कैपिटल कैलकुलेट करना, कि कैसे कैलकुलेट करें हम नेशनल कैपिटल जब ओनरशिप इतने लोगों के पास है। सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, किसके पास कितने शेयर्स हैं, कितनी ओनरशिप्स हैं, कितना हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर, ताकि हम नेशनल कैपिटल को इजीली कैलकुलेट कर पाए। क्योंकि पहले क्या होता था, जब कंपनी छोटी होती थी तो ओनरशिप एक बंदे के पास होती थी, या फिर पार्टनरशिप में 2 या 3 बंदों के पास होती थी, हद से 10-15 बंदों के पास होती है। लेकिन अब क्या है, लाखों लोगों के पास एक कंपनी की ओनरशिप्स हो सकती हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए नेशनल कैपिटल निकालना ही बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया। तो वही समझेंगे हम कि कैसे मेजर किया जाता है नेशनल कैपिटल को। तो यहां पर देखो, इन इकोनॉमिक सेंस कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। इसमें इंक्लूड है कैपिटल गुड्स, सिंगल यूज गुड्स हो सकते हैं, ड्यूरेबल यूज गुड्स। सिंगल यूज में कौन से आते हैं, जिसे बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स, यूज करो और फेंक दो, ठीक है। ड्यूरेबल यूज गुड्स एंड मैन मेड गुड्स एज वेल एज दोस प्रोवाइडेड फ्री बाय नेचर। इसके अंदर वो गुड्स हम लेते हैं जो नेचर ने प्रोवाइड कर रखे हैं। विच एड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या चीज होती है, प्रोडक्शन की जाती है। तो इट इज स्टॉक ऑफ रियल गुड्स। ये क्या होता है, स्टॉक होता है रियल गुड्स का, विच कॉल्ड नेशनल कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल बोलते हैं। स्टॉक्स इन्वॉल्व डाइवर्स थिंग्स। स्टॉक्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्स थिंग्स ही बोलते हैं। इट कैन बी मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। क्योंकि पहले होता था वो सिस्टम बार्टर सिस्टम, लेकिन जब से पैसा आया हम हर चीज की वैल्यू पैसे के हिसाब से करते हैं। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि अब कोई चीज होता है बहुत सस्ती हो और वही सेम चीज होता है, मतलब उसी क्वालिटी उससे थोड़ी सी एडवांस क्वालिटी करके वही सेम चीज होती है क्या, वो बहुत महंगी हो। तो इसलिए हम हर चीज की वैल्यू क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में नापते हैं, ताकि हम नेशनल कैपिटल को इजीली मेजर कर पाए। नेशनल कैपिटल मतलब क्या है, मैं बोलता हूं नेशनल वेल्थ। जो हम बात कर चुके हैं, डिफरेंस होता है नेशनल वेल्थ और नेशनल कैपिटल में, यानी कि हमारे पास वेल्थ कितनी है, वेल्थ किस लेवल पे है,
इकोनॉमी के अंदर, यानी कितना पैसा हमें मिल सकता है जब हम सारी चीजों को इकट्ठा कर लें अपनी। तो अब इसमें हमारे पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग लास्ट 2 सेंचुरीज, अगर लास्ट 2 सेंचुरी से कंपेयर किया जाए एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो कि बहुत से तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, इन्वेंशंस एंड इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ है किस चीज में, प्रोडक्शन टेक्निक्स में, एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी हुई है, हैव बीन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो लगातार ग्रो कर रही है, यानी कि और ग्रो नहीं कर रही, रैपिडली ग्रो कर रही है वो फास्टेस्ट। In order to take advantage of these changes, the typical size of firm is most industries has also growing. इसका मतलब क्या है कि जब फर्म सोचती है कि भाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो फर्म सोचती है हम भी प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करें। अब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए बड़े लेवल की कैपिटल भी चाहिए, फिर वही बात आ गई कि पैसा कहां से लाया जाए, तो consequently amount of capital needed for setting up a firm has grown so much। तो जो अमाउंट चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, grown so much that today it is neither desirable, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, nor even feasible, यानी कि एक इकलौते पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है सोचना कि मैं इतना पैसा कहां से लेके आऊं, feasible to mobilize it even on basic of partnership arrangement, चाहे वो पार्टनरशिप अरेंजमेंट की कोशिश ही क्यों ना करें, यानी कि बहुत मुश्किल है कि वो पार्टनरशिप से भी इतना पैसा लेके आ पाए। तो टुडे सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी मोबिलाइज्ड आइदर थ्रू बोरोइंग, तो आप इतना पैसा कैसे ले जा सकते हो, तो बोरो करो अमाउंट को, इशू ऑफ बॉन्ड्स इशू कर दो अपनी कंपनी के नाम पे, या फिर शेयर्स इशू कर दो, इशूइंग बाइंग शेयर्स, यानी कि अपने कंपनी में लोगों को हिस्सेदार बना लो, इक्विटी शेयर कर लो अपनी। ये कुछ तरीके होते हैं पैसे को बिजनेस में लेके आने के, ताकि प्रोडक्शन को बड़ी लेवल पे किया जाए, क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं तो बिजनेस को जरूरत क्या है, अब देखो अब जरूरत है किसी बिजनेस को एडवांसमेंट करने की। फॉर एग्जांपल पहले बहुत सी चीजें, जैसे एग्जांपल देता हूं, पहले टीवी चलते थे डिब्बे वाले, अब टीवी आने लगे कौन से, जो हमारे एलसीडीज हो गए, एलईडी हो गए, अब तो स्मार्ट टीवी ने जगह ले ली उन सब चीजों की। तो इन सबके रीजंस क्या है कि भाई टेक्नोलॉजिकल जो है चेंजेस जब आए हैं तो कंपनीज को वो चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, वरना उन्हें मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। सपोज करो आज के जमाने में लोग स्मार्ट टीवी को छोड़ के क्यों लेंगे डिब्बे वाला टीवी, तो जो कंपनी डिब्बे टीवी बनाती रहेगी अपने कंपनी से अंदर चेंजेस नहीं लेके आएगी, वो कंपनी बाहर हो जाएगी। इसके बहुत से एग्जांपल देखे हमने। फॉर एग्जांपल मैं नोकिया कंपनी एग्जांपल दूं, नोकिया कंपनी मेरे बचपन में बहुत फेमस हुआ करती थी कीपैड फोन्स के लिए, लेकिन जैसे ही जमाना आया स्मार्टफोन्स का, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाई, अडॉप्ट नहीं कर पाई और स्मार्टफोन में नहीं घुस पाई, तो हुआ क्या, वो कंपनी ऑलमोस्ट मार्केट से बाहर कर दी गई, है ना। और जो सैमसंग इतनी मतलब उस टाइम पर कीपैड फोन इतने फेमस नहीं थे, उसने स्मार्टफोन पे ध्यान दिया, उसने फ्यूचर प्रेडिक्शंस की कि स्मार्टफोन के डेवलपमेंट जमाना आ रहा है, ठीक है, तो स्मार्टफोन्स लोग बाय करेंगे फ्यूचर में, तो उसने अलग अलग किस्म के स्मार्टफोन बनाए चीप पीपल्स के लिए भी। आज देखो सैमसंग का फोन 2.5 लाख का भी आता है, तो 20,000 रुपए का भी आता है, 15,000 रुपए का भी आता है, यानी कि उसने हर तरह के कस्टमर्स को अपना कस्टमर बेस बना लिया, चाहे वो पुअर्स हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हमारा रिच सर्कल हो। फॉर एग्जांपल एस सीरीज देख लो आप, जेड फोल्ड सीरीज देख लो, तो बहुत सी सीरीज है ऐसी हैं जो अमीर लोग ले रहे हैं। तो ये होता है मार्केट कैप्चर करने का सिस्टम। लेकिन क्या सैमसंग ने इतनी इजीली मार्केट कैप्चर किया हुआ नहीं, उसे लगा होगा मोटा पैसा, भाई अब 2.5 लाख के फोन बनाने हैं तो टेक्नोलॉजी भी हाई लेवल की चाहिए, रिसोर्सेज भी हाई लेवल की चाहिए, तो कैसा आएगा, वो सब आएगा जब वो पैसे को एक्वायर करेंगे, बिजनेस में और ज्यादा पैसा इंक्लूड करेंगे। और कैसे मिलता है, वो बोरो करके, अपने शेयर इशू करके। तो बहुत से तरीके होते हैं कंपनीज को पैसा उठाने के, तो वो पैसा लेते हैं और उसके बाद उसे लगाते हैं बिजनेस को डेवलप करने में। तो ये कुछ हुआ था पास्ट कुछ डिकेड्स के अंदर। इसके बाद क्या आता है, तो यहां पे मेन प्रॉब्लम यही आती है कैसे करें हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल को। तो इसमें हमें सब कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि बिजनेस के पास कितना कैपिटल इस टाइम पे है और लोगों को कितना कैपिटल दिया गया है, यानी कि लोगों के पास कितनी ओनरशिप है किसी भी कंपनीज की और खुद कंपनी के पास कितनी ओनरशिप है, वो सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है किसी भी नेशनल कैपिटल को निकालने के लिए। इसके बाद क्या आता है, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब ये क्या है, पहला सुपरस्ट्रक्चर ऑफ टाइटल्स ऑफ राइट्स टू ओनरशिप बाय मींस ऑफ व्हिच रियल गुड्स आर एट्रिब्यूटेड टू देयर अल्टीमेट ओनर्स। इसका मतलब है हमें वो सारे गुड्स की मेजरमेंट करनी पड़ेगी जो किनके पास है, अल्टीमेट ओनर्स के पास, यानी कि असली ओनर्स का पता लगाना पड़ेगा कि गुड्स है किनकी। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मोस्टली शेयर्स हैं, यानी कि जो सबसे फालतू शेयर्स हैं वो अंबानी ग्रुप जो है वो एक्वायर करते हैं, लेकिन कुछ शेयर्स तो आम लोगों के पास भी है, कुछ शेयर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी है, कुछ शेयर रिटेलर्स के पास भी है। तो उन सब का डाटा भी गवर्नमेंट के लिए रखना बहुत जरूरी है कि असली में कितना कितना ओनर किस कंपनी में कौन कौन है। इसके बाद दूसरा क्या आता है, अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्टिंग ऑफ रियल गुड्स बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कंसिस्टिंग ऑफ रियल गुड्स, उसमें क्या होता है, रियल गुड्स होते हैं बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ ओनरशिप।
अगर मैं बात करूं स्टैंड पॉइंट ऑफ ओनरशिप, नेशनल कैपिटल इज सम ऑफ नेट एसेट। तो जो नेशनल कैपिटल है वो सम होती है किसका, नेट एसेट। अब ये नेट एसेट क्या होता है, एसेट को बोलते हैं संपत्ति। अगर मैं सीधी भाषा में एसेट के बारे में बात करूं तो एसेट का मतलब है जो आपको पैसा कमा के दे। अब नेट एसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। एसेट देख के ना आदमी का दिल खुश होता है ना, क्योंकि उससे पैसा आना होता है, तो एसेट। और ये होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो होता है दायित्व, जिसको हम बोलते हैं सरदर्द, कि जब आपको किसी को पैसा देना पड़े, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। तो बिजनेस में एसेट जो आपको पैसा कमा के दे, लायबिलिटीज जो आपका पैसा लेके जाए। और एसेट माइनस में लायबिलिटी क्या होता है, हमारे नेट एसेट्स। कि कितने एसेट ऐसे हैं जो सारे खर्चे हटाने के बाद जो पैसा बच रहा है, जो असली ओनरशिप में जो पैसा है। तो ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ये हम कंक्लूड करते हैं किसी भी कंट्री में, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड द पब्लिक अथॉरिटीज, जिसमें हमारे शो कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं और हमारे क्या आते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज भी आती है। और यहाँ पे नोट क्या है, कैपिटल एज एग्रीगेट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। अब जो कैपिटल है वो क्या है, एग्रीगेट है प्रोड्यूसर गुड्स का, एट डिस्पोजल ऑफ कंट्री, जो कंट्री के अंदर जो डिस्पोज किए जाते हैं। इन दिस केस वी हैव टू बेयर इन माइंड दैट व्हाइल टाइटल आर एसेट्स फॉर वन सेट ऑफ पीपल, सेम आर लायबिलिटीज फॉर अदर। अगर किसी एक के लिए वो एसेट है तो किसी दूसरे के लिए क्या होगा, वो लायबिलिटीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे बोलते हैं ना, किसी एक की इनकम किसी दूसरे का एक्सपेंडिचर बनता है, तो इनकम का मतलब क्या है कि वो मेरे तो एसेट है, मैं तो खुश हूं उस इनकम को देकर, मेरे उसे पैसा आने वाला है। लेकिन जो मुझे पैसे पे करेगा तो उसके लिए क्या है, वो लायबिलिटीज, क्योंकि उसको पैसे पे करने हैं। तो यहां पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि एसेट जो है ना, वो किसी एक का एसेट किसी दूसरे क्या बनता है, लायबिलिटीज बनता है। तो हम एसेट्स को देखते हुए लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही बात ही हमने इस नोट में डिस्कस करी। तो ये हमारा था कंप्लीट टॉपिक, जहां हमने समझा कि हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं किसकी, नेशनल कैपिटल की, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, खासकर लास्ट 2 डिकेड से, क्योंकि हर चीज की अब ओनरशिप बढ़ने लग गई है, ओनरशिप अलग लोगों के हाथ में आने लग गई है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, यानी कि लेसन नंबर 4 की शुरुआत हो जाएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो से। और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। फिर भी कोई भी टॉपिक में किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 की स्टार्टिंग की, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो मात्र कुछ वीडियोस में ही खत्म हो जाएगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है।